हरिद्वार के हजारों की भीड़ में राजू राजू कहते एक विधवा वृद्ध औरत पागलों की तरह इधर उधर दौड़े जा रही थी। वहां उसकी कौन सुनने वाला था। भीड़ और शोर में मानो उसकी आवाज कहीं गुम हो जा रही थी। उसने लोगों का हाथ पकड़ पकड़ कर पूछना शुरू कर दिया, नीली रंग की चेक की शर्ट में मेरे राजू को कहीं देखा है? लेकिन लोग नाम में सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते। किसी को संगम में स्नान करके पुण्य कमाने थे, तो किसी को अपने किए पापों का कर्ज स्नान करके एक झटके में उतारना था। लेकिन उस माँ को यकीन था, हजारों की भीड़ में कोई उसकी ये आवाज़ सुने या न सुने, पर उसका बेटा ज़रूर सुन लेगा। वो भी तो कहीं माँ माँ कहता घूम रहा होगा। शायद वो ही मेरे वही बेटी की आवाज़ सुन ले। अब तो सूरज भी डूबने को था। थक हार के वो बूढ़ी औरत एक किनारे बैठ गई। जैसे जैसे दिन का प्रकाश कम हो रहा था, उसकी हिम्मत भी टूटती जा रही थी। एक बार फिर उसने जमीन का सहारा लेकर उठने की कोशिश की। एक साधु ने उस वृद्ध को हाथ देकर उठाया। वो एक बार फिर से अपनी पूरी शक्ति लगाकर राजू राजू पुकारने लगी। बचपन में तो मेरी आहट सुनते ही मेरा राजू भागा चला आता था। आज इस भीड़ में कहाँ खो गया मेरा राजू? मेरा राजू ठीक तो होगा, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? अनगिनत सवाल उस माँ को परेशान कर रहे थे। क्या हुआ अम्मा? एक आदमी ने परेशान सी नजर आ रही उस अम्मा से पूछा। मेरा राजू मुझसे बिछड़ गया। उसकी उम्र कितनी है? 42 साल। तो आप घबराओ नहीं, वो मिल जाएगा। आप दाएं जाना, वहाँ पुलिस कैंप लगा होगा, उन्हें बता देना, वो आपके बेटे का नाम अनाउंसमेंट पर बुलवा देंगे। मेरा बेटा मुझे मिल जाएगा। ये बुदबुदाते हुए वो माँ पुलिस कैंप की ओर तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगी। भीड़ भाड़ में मानो उसे दिशा का कोई भान ही नहीं रहा। किसी तरह लोगों से पूछ पाछ कर वो कैंप तक पहुंची। मेरा बेटा खो गया, हाँफते हुए उसने कहा। उसका शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे सूखे पत्ते को जरा सी हवा हिला देती है। बैठो अम्मा, पहले थोड़ा पानी पी लो, एक पुलिस वाले ने कहा। उस बूढ़ी औरत ने पानी पिया, तेज सांस भरी और बोली, बेटा मेरे राजू को ढूंढ दो, भीड़ में कहीं खो गौ है। अपने बेटे का नाम और उम्र बताओ अम्मा, कितनी ही देर पहले खोया? बेटा उसका नाम राजू है, 42 साल का है मेरा बचवा। कितनी देर पहले गुम हो गया है ये तो नहीं बता सकता। करीब 4 घंटे हो गए होंगे। मोए खड़ा करके कछु सामान लेने गए रहो, पर लौट के वापस नहीं आओ। मोए बेटे के मुझे मिलवाए दो बचवा। जो पुलिस वाली सारी जानकारी लिख रहा था, वो जो उसके पास खड़ा था, दोनों ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में कुछ कहा, जिसे बुढ़िया समझ नहीं पाई। अम्मा, कौन से गांव से हो? सीतापुर गांव। हाँ अम्मा, आप बैठ जाओ, हम भोपू पर बोल देते हैं, आपका बेटा आ जाएगा। लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया गया। सीतापुर गांव के राजू की माँ उसका उनका कैंप नंबर 2 में इंतजार कर रही है। जहाँ भी हो जल्दी आए। कई बार ऐसी घोषणा की गई। वो वृद्ध औरत कैंप में बैठकर इंतजार करने लगी। 1 डेढ़ घंटा और बीत गया, लेकिन उसका बेटा नहीं आया। दोनों पुलिस वाले कैंप के बाहर खड़े थे। वो चिंतित बुढ़िया उससे कुछ पूछने के लिए गई। वो आपस में बात कर रहे थे। उन्हें आभास नहीं हुआ कि वो बुढ़िया उसके पीछे खड़ी है। उसकी बातें सुनकर उसका दिल बैठ गया और बिना कुछ पूछे वो कैंप से बाहर आ गई। नहीं, मेरा लल्ला ऐसा नहीं कर सकता, जो बचपन में हमेशा मेरी उँगली पकड़े रहता था। कहीं मेले का भीड़ में वो खो न जाए। वो मुझे इस भीड़ में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। जहाँ उसका दिल उसे ऐसी दिलासाएँ दे रहा था, वहीं उसका दिमाग कुछ और कह रहा था। मुझे क्यों नहीं समझ में आया, जो बेटा पिछले 6 महीने से मेरा एक चश्मा नहीं बनवा पा रहा है, वो अचानक हरिद्वार में क्यों ले आया? मेरे जीते जाते समय मेरी बहू खुश क्यों थी? उससे तो देर सवेर कभी भूख लग जाए तो खाना मांगने में भी डर लगता था। जिस रसोई की कभी मैं मालकिन थी, उस अब उस रसोई में खाना पूछकर खाना पड़ता है। मुझे क्यों समझ में नहीं आया कि अचानक बेटी बहू को मेरा ख्याल कैसे आ गया। उसके घर छोड़ते समय बहू और बेटे का हंसना हंसता हुआ चेहरा उसे याद आ गया। उसकी आंखें छलक पड़ी। शाम के 8 बज गए थे। दिल फिर भी मानने को तैयार नहीं था कि उसका बेटा उसे ऐसे छोड़ सकता है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, दिल पर दिमाग हावी होता जा रहा था। राजू के बापू के जाने के बाद उसने घर बेटे के नाम कर दिया था, तो क्या गलत किया था? उसी का तो घर है, लेकिन उसकी माँ उसके लिए पराई कब हो गई? किसी दूसरे घर की बेटी को क्या दोष दूं, जब अपना लड़का ही माँ को बोझ समझ ले। किस्मत से हारी थकी बेहाल उस बूढ़ी औरत को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे तो करे क्या। पुलिस वाले ने अपने लिए चाय मंगाई और एक चाय उसे भी दी। तभी एक नवयुवक आया। पुलिस वाले उसे श्याम नाम से बुला रहे थे। उसकी नज़र उस वृद्धा पर पड़ी
वृद्धा पर नहीं पड़ी। आज भी कोई बेटा अपने माँ या बाप को छोड़कर गया है क्या साहब जी? पुलिस वाले ने उस वृद्धा की ओर इशारा कर दिया। अम्मा परेशान हो ना हो आप, मेरा नाम श्याम है। मैं आश्रय नाम से बुजुर्ग लोगों के लिए घर चला रहा हूँ। आप वहाँ चल सकती हैं। धन्यवाद बेटा, लेकिन जब मेरे बेटे ने ही मुझे पराया कर दिया तो अब तुम पर मैं बोझ नहीं बनना चाहती। बूढ़ों को बोझ समझने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि वो कोई अमरवेल खाकर नहीं आए, वो भी तो कभी बूढ़े होंगे। अम्मा, आप मुझ पर बोझ नहीं हो, सरकार की तरफ से भी मुझे मदद मिलती है घर को चलाने में। आप मेरे साथ चलो, बहुत है, हम उम्र मिलेंगे आपको वहाँ। नहीं बेटा, बूढ़ी जरूर हूँ पर मजबूर नहीं। अम्मा, तो तुम जाओगी कहाँ? जहाँ मुझे मेरे राम ले जाएंगे, पुलिस वालों ने कहा। अम्मा, ऐसा तो हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। घर या किसी रिश्तेदार का पता दो तो तुम्हें वहाँ छुड़वा देंगे, नहीं तो फिर आपको शाम के साथ ही जाना पड़ेगा। जब बेटे ने ही अपनी माँ को इस हाल में छोड़कर अकेले छोड़ दिया तो किन रिश्तेदारों का नाम बताओ इन्हें? बूढ़ी औरत ने मन में सोचा, बेटा, मेरी एक बहन है, उसका पता जैसे ही याद आएगा तुम्हें बता दूंगी। उस बूढ़ी औरत ने झूठ बोल दिया। अगर सच बोलती तो उसे श्याम के साथ जाना पड़ता और स्वाभिमानी बुढ़िया को ये मंजूर न था। किसी की दया पर जिए। उसकी साड़ी में कुल 800 रुपये बंधे थे, 500 का एक पूरा नोट और बाकी के छुट्टे। उसने 50 रुपये निकाल कर श्याम को दिए और कहा, बेटा, मेरे लिए खाने के लिए कुछ ले आओ, शायद खाकर थोड़ा दिमाग चले और मैं अपनी बहन के घर का पता याद कर पाऊँ। श्याम चला गया और कुछ देर बाद पूरी सब्जी लेकर आया। बूढ़ी ने खाने के बाद कहा कि उसे शौच के लिए जाना है। श्याम पुलिस वाले को बोलकर उन्हें एक टॉयलेट के पास ले गया। लाइन लगी थी वहाँ। बेटा, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, तू कब तक खड़ा रहेगा? आ जाऊंगी, तू जा। नहीं अम्मा, तू इस भीड़ भाड़ में खो जाओगी, मैं उधर बैठ जाता हूँ, तुम फ्रेश होकर वहाँ आ जाना। ठीक है बेटा। श्याम कुछ दूरी पर जाकर बैठ गया। लाइन काफी लंबी थी। वो अपने मोबाइल से किसी से बातें करने लगा। आधे घंटे बाद श्याम वहाँ पहुंचा, लेकिन वो बूढ़ी अम्मा वहाँ नहीं थी। लोगों से पूछने पर पता चला कि वो काफी समय पहले चली गई। श्याम ने कैंप की ओर तेजी कदम बढ़ाए। कैंप पहुंचने पर देखा कि वो वहां भी नहीं है। फिर उसने पुलिस वालों को सारी बात बताई। इतनी भीड़ में उस बूढ़ी को ढूंढना आसान नहीं था। बूढ़ी औरत बस कदम बढ़ाए जा रही थी। कहाँ किस ओर जाना है ये तो उसे पता ही नहीं था। जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ रहे थे, उसे आज भी राजू की वो छवि याद थी, जब पहली बार उसने अपने हाथों में लेकर निहारा था। उसके गुलाबी छोटे छोटे से पंजों और कैसे उस नन्ही सी जान ने अपनी मुट्ठी में माँ की उस उंगली कसकर पकड़ ली थी। ऐसे जैसे अब ये साथ वो कभी नहीं छोड़ेगा। जब उसके मुंह से पहली बार माँ शब्द सुनकर वो निहाल हो गई थी। कैसे उसने उसे चलना सिखाया, फिर दौड़ना और पढ़ना। बूढ़ी औरत की आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। जो यादें उसे कभी स्वर्ग सुख का अनुभव कराती थी, आज वही उसे पीड़ा दे रही थी। मेरा राजू आज इतना बड़ा हो गया कि अब उसे माँ की जरूरत ही नहीं रही। अपने अतीत और वर्तमान में उलझी हुई वो भीड़ भाड़ से काफी दूर निकल आई। अब पैर भी साथ नहीं दे रहे थे। सड़क के किनारे एक बड़ा सा पत्थर था। वो उस पर जाकर बैठ गई। ये पत्थर भी हारे थके लोगों को कितना सुकून देता है ना। फिर क्यों लोग इंसानों को पत्थर दिल बोलते हैं। कुछ देर सुस्ता के वो फिर अज अनजानी मंजिल की ओर कदम बढ़ाने लगी। रात के करीब 10 बज गए थे। उसे कहीं दूर से मंदिर की घंटियां की आवाज आ रही थी। अपने आप ही उसके कदम उस ओर बढ़ चले। अब मेरे प्रभु ही मेरी नैया पार लगाएंगे। इस दृढ़ दृढ़ निश्चय से उसे एक नई ऊर्जा से भर दिया। घंटियों का स्वर उसके हर कदम में के साथ तेज होता जा रहा था। मंदिर में शिव जी की आरती हो रही थी। वो भी अपने प्रभु के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आरती के बाद प्रसाद वितरण हुआ। प्रसाद ग्रहण करके उसने मंदिर में लगे नल से पानी पिया और मंदिर परिसर में बनी बेंच पर जाकर बैठ गई। लोगों की भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी। बहुत थके होने के कारण उसकी आंखें लग गई। अम्मा, किसके साथ आई हो? मंदिर के पुजारी ने बूढ़ी औरत से पूछा। वृद्धा ने उत्तर नहीं दिया। घर कहाँ है तुम्हारा? घर नहीं है, उसने धीरे से कहा। तो फिर कहाँ जाओगी? जहाँ मेरे प्रभु ले जाएंगे। कौन जात के हो? पंडित हो क्या? नहीं, यहाँ ऐसे तो नहीं रह पाओगी। अगर पंडित होती तो
क्या रह जाने देते? यहाँ पहले एक पंडिताइन थी जिसे कई लोग दान देते थे। पिछले महीने उसकी मौत हो गई इसलिए पूछा था। दान में पैसे लेकर जीने से तो अच्छा है मुझे मौत आ जाए। आप परेशान न हो पंडित जी, मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। मंदिर के पीछे मेरा घर है, किसी चीज की जरूरत हो तो आ जाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सामने मेरे प्रभु बैठे हैं, वही मेरी जरूरत का ध्यान रखेंगे। मंदिर के पंडित जी जब सुबह उस वृद्धा को कहने जा रहे थे कि थोड़ी देर के बाद वो वहां से चली जाए, तो देखा बेंच खाली थी। वो पहले ही जा चुकी थी। अम्मा कमजोर जरूर थी लेकिन उसकी बूढ़ी हड्डियों में आज भी खुददारी जिंदा थी। उसकी साड़ी में कुछ रुपए बंधे थे। उसने उसमें से 10 रुपए का नोट निकाल कर एक चाय वाले को दिए जो साइकिल पर चाय बेच रहा था। सड़क पर कम ही लोग थे। अम्मा चाय के साथ बिस्किट भी दूं क्या? कितने का है? 5 रुपए की चाय और 2 का बिस्किट। ठीक है बेटा, दे दो। बूढ़ी एक हाथ में प्लास्टिक के कप में चाय लिए और दूसरे हाथ में बिस्किट लिए कोई साफ सुथरी जगह देखने लगी जहां बैठकर वो खा सके। शायद चाय वाला समझ गया बूढ़ी औरत क्या देख रही है। उसने कहा, अम्मा 10 कदम की दूरी पर एक बगीचा है, वहां बैठकर आराम से चाय पीना। बोलो तो मैं वहां छोड़ दूं? बेटे ने पहले ही छोड़ दिया, अब तुम मत छोड़ो। बूढ़ी बुदबुदाई, नहीं बेटा मैं चली जाऊंगी, भगवान तुम्हें खुश रखे। बूढ़ी अपनी चाय का कप लिए बगीचे में पहुंची। दोनों हाथों में सामान था और बगीचे में घूमने वाला दरवाजा, वो भी इतना भारी कि पैर से हिलाना मुश्किल। लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए एक के बाद एक दरवाजा खोलकर अंदर जा रहे थे। वो बूढ़ी औरत वहीं खड़ी थी। ट्रैक सूट पहने एक लड़की दौड़ते हुए आई। कानों में उसने ईयरफोन लगा रखे थे। उसने उस बूढ़ी को देखकर स्माइल दी और पहले उसने उसके लिए वो दरवाजा घुमा दिया। अम्मा ने उसे आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गई। एक खाली पड़ी बेंच पर बैठकर वो चाय पीने लगी। चाय ठंडी हो गई थी लेकिन बिस्किट में डुबोकर अच्छी लग रही थी। बिना खाना खाए सोने के बाद कुछ मिल जाए तो वो ही बहुत हो जाता है। चाय पीने के बाद वो लोगों को देखने लगी। सब कानों में तार डाले चल रहे थे तो कोई दौड़ रहा था लेकिन एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे। गांव में तो कोई एक दूसरे से बिना राम राम कहे नहीं जाता। हाल चाल तो पूछ ही लेते हैं। शहर के लोग कितना बदल गए हैं। एक ही दुनिया में एक ही रास्ते पर सबकी अलग अलग दुनिया चल रही है। एक दूसरे से ना बोलकर उससे बोल रहे हैं जो उनके सामने है ही नहीं। धीरे धीरे पार्क में मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों की भीड़ कम होने लगी। अम्मा सोच रही थी कि अब वो कहाँ जाए। कोई मंजिल होती तो दूसरों की तरह वो भी उस ओर चल देती। कुछ सोचकर वो बैठी उठी, सूर्य देवता को नमस्कार किया, आंख बंद कर अपने प्रभु को याद किया और अपनी मंजिल किस्मत पर छोड़कर बस कदम बढ़ाने लगी। दिमाग में बस यही चल रहा था, इस रुपयों के खत्म होने के पहले कुछ काम ढूंढना है, पर कैसे और क्या काम? जब कुछ उसे समझ नहीं आया तो उसने अपने सारे सवाल अपने प्रभु को समर्पित कर दिए और शांत मन से अपने कदम बढ़ाने लगी। राजू के बेटे रोहित की उसे रह रह कर याद सता रही थी। 12 साल का हो गया लेकिन अभी मुझसे जब तक कोई कहानी नहीं सुन लेता सोता ही नहीं। अपने बाप को अकेला आते देखकर उस पर क्या बीतेगी? राजू क्या कहेगा उसे? क्या कह पाएगा कि वो अपनी माँ को रास्ते में छोड़ आया? राजू ने जो मेरे साथ किया, क्या सपने में वो भी कभी सोचेगा कि भविष्य में रोहित भी ऐसा ही कर सकता है उसके साथ? इतना सब सोचा होता तो शायद वो ऐसा करता ही नहीं। खैर, जैसी प्रभु की इच्छा। जरूर उन्होंने मेरे लिए कुछ अलग सोच रखा है। बूढ़ी औरत चलते चलते एक जगह जाकर ठहर गई। कई बच्चे एक बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे। कुछ समय बाद मेरा रोहित भी इतना बड़ा हो जाएगा, वो भी ऐसे बड़े कॉलेज में जाएगा। कॉलेज रोड के उस तरफ था और बूढ़ी औरत रोड के इस तरफ। वो खड़ी होकर बच्चों को निहारने लगी। इन बच्चों को देखकर उसे बड़ी खुशी मिल रही थी। तेज आवाजों ने उसका ध्यान खींचा। एक चाय की टपरी जैसी कच्ची दुकान थी, उस पर एक स्टोर था
दुकान के अंदर एक आदमी खड़ा था जिसमें कई लड़के बातें कर रहे थे। क्या पाठक जी, कितना इंतजार करवाइएगा पराठे के लिए? 10 मिनट से तो खड़े हैं, बस आने वाला होगा। ये इस हरामखोर को भी धंधे के वक्त उल जुलूल काम याद आते हैं। 2 मिनट की कहकर गया था, अब तक नहीं आया। इस बार तो काम से निकाल दूंगा। मेरे गांव का है, वरना कब का नौकरी से निकाल दिया होता। 10 मिनट बाद लेक्चर शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक चाय और टोस्ट ही दे दो। बूढ़ी औरत उस दुकान वाले के पास गई, बोली, आप कहे तो मैं पराठा बना दूं इन बच्चों के लिए। अरे, आप क्यों बनाएंगी? इन इन बच्चों को खिलाकर अच्छा लगेगा मुझे। चिंता मत करो, तुमसे कुछ लूंगी नहीं। बूढ़ी अम्मा के लिए 4-5 पराठे बनाना तो मामूली सा काम था। जिंदगी भर खाना ही तो बनाया था और उसके हाथ का स्वाद ऐसा कि पूरे गांव में उसकी तारीफ होती थी। उन्होंने पराठे बनाकर बच्चों को खिलाए। आज के पराठे बच्चे को कुछ अलग ही मजा दे रहे थे। दोस्तों, बूढ़ी अम्मा के साथ क्या हुआ, क्या मिल पाई अपने बेटे राजू से, जानने के लिए कहानी का दूसरा भाग देखें।